तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे। और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फार्मल चार्ज। क्या पढ़े थे? फार्मल चार्ज। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो हेडिंग डालेंगे, ये है आयनिक बॉन्ड। क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड। IONIC आयनिक बॉन्ड, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कौन बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या आपने इसको कहा था आयनिक बॉन्ड। होता क्या है कि जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे कोवैलेंट वाला बॉन्ड। कौन बॉन्ड पढ़े थे? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे, जिसमें क्या था? एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का क्या करता था? साझा करता था। क्या करता था? साझा करता था, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब उसमें आपने देखा था कि नंबर ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ था? शेयर हुआ था, साझा हुआ था, उसी हिसाब से बॉन्डों की संख्या होती थी। एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो दो बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे होता था। बात समझ में आ गया? अब हो गया, हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड। दरअसल ये जो बॉन्ड होता है, क्या होता है? ये जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक परमाणु क्या करता है? दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और देने के फलस्वरूप क्या होता है? जो देता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उसमें प्लस आवेश डेवलप हो जाता है, और जो लेता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस यदि अधिकता हो जाती है, तो जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है? माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों के क्या हो गया? डोनेशन, एक देता है दूसरा लेता है, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होता है, यानी कि सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड व्हिच फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको समझने के थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। जैसे ये देखिए Na है, क्या है ये? Na है, सोडियम है। तो सोडियम का होता है 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2 8 और 1। बात समझ में आया? और फिर क्लोरीन है, क्या ये? क्लोरीन 17 होता है, इसका लिखेंगे 2 8 and 7। बात समझ में आया? और आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आप जो बंध बनता है वह इसकी वजह से अपने आर्टिक को पूरा करने के लिए बनता है, अपने आर्टिक को पूरा करने के लिए ही बनता है। तो यहाँ देखिए, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के बैलेंसी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बैलेंसी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl के बैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम बात करें सोडियम को पूरा करने के लिए, सोडियम को अपना आर्टिक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत रहता तो क्या होता? साझा करके बना लेता। 1-2 इलेक्ट्रॉन का रहता तो साझा करके बना लेता, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? आर्टिक पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कठिन है। 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बना था, जैसे मान लीजिए यही है, Na हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ये Cl है। 1 2 3 4 5 6 7, यही है। बात समझ रहे हैं? लुईस डार्ट स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या कठिन है, और इसके लिए क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन के लिए क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो इसका आर्टिक पूरा हो जाएगा। और थोड़ा इसको फिर सोडियम को भी देखिए, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये दे देता है, तो इसका तो आर्टिक पूरा हो गया। इसमें भी इसके पहले वाला कोष क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले वाले कोष में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आया? तो क्या किया? यह इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, तो क्या हो गया? अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस।
भाई जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या जाता है, प्लस हो जाता है, और जिसपे जाता है वो क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो माइनस हो जाती है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गए, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहां से इधर गए तो क्या हो गया, आयन बन गए। ये सोडियम क्या हो गया, या आयन हो गया, और क्लोराइड क्लोरीन भी तो था, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्लोराइड आयन बदल गया, तो ये भी आयन हो गया, ये माइनस आयन हो गया, और ये प्लस आयन हो गया। अब जैसे प्लस और माइनस आयन डेवलप होता है, अब उसे आपने पढ़ा है विपरीत आवेशों के बीच क्या लगता है, वैद्युत आकर्षण बल लगता है। बात समझ गया। तो इसी आयन बढ़ने की वजह से, इसी आयन बढ़ने की वजह से और उसमें क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल लगने लगता है, और इसी बल के कारण, इसी बल के कारण ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। इसी बल के कारण ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और एक और विशेष बात कि इसी कारण जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सब सामान्य अवस्था में कहते हैं कठोर रहेंगे। जैसे नमक को देखा है आपने, कठोर रहते हैं, यानी सॉलिड रहते हैं, सॉलिड तो रहते हैं, ब्रिटिल रहते हैं, हार्ड भी रहते हैं, और कठोर भी रहते हैं। उनके साथ साथ देखिए क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रिस्टलाइन रहते हैं। क्रिस्टल समझते हैं, जैसे उनके कोर हो फलक हो, अगर ऐसी संरचना पाई जाती है तो उसको क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में जालक बना लेते हैं, लैटिक्स बना लेते हैं, जालक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जालक यानी लैटिक्स बना लेते हैं। तो ऐसी समस्या इसलिए होती है। तो इसीलिए सामान्यतः जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, सब सामान्यतः अधिक होता है। सब सामान्यतः क्या होता है, अधिक होता है। और सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होता है, कुचालक होते हैं। लेकिन क्या गलित अवस्था में या सॉल्यूशन फेज में, विलयन अवस्था में या मोल्टेन फेज में, गलित अवस्था में या सॉल्यूशन फेज में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। बात समझ में आया, क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और विद्युत का सुचालन कैसे होता है, ड्यू टू आयंस। किसकी वजह से होता है, इन्हीं आयनों की वजह से होता है। बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए क्या होता है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जो आप फिगर बना के इतना इसको बनाइए तो थोड़ा सा ये बना लिए। ठीक है, लिख सकते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन takes place due to transfer of electron, between the atoms. Due to atoms. Due to transfer of electron, formation of ions takes
ionic compound bond form between ions. हो गया। वापस थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। हमने बताया एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो धन आयन और ऋण आयन बनेंगे, कैटायन और एनायन बनेंगे। कैटायन यानी धन आयन, एनायन मतलब ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन बनते हैं। अब ये जो धन आयन और जो ऋण आयन होते हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। यानी कि ये देखो कि जो कैटायन होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, उनमें जो कैटायन होता है वो मेटल से बनता है, मेटल से बनता है, और जो एनायन होते हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं। बात समझा? जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब उसमें क्या होता है? जो कैटायन होता है वो मेटेलिक होता है, और एनायन जो होता है वो नॉन मेटेलिक होता है। यानी कि एक मेटल से बनता है, दूसरा नॉन मेटल से बनता है। तो लिख सकते हैं भाई, लिख लो कैटायन डिराइव्ड, प्राप्त किया जाता है फ्रॉम मेटेलिक एलिमेंट्स एंड anions from non-metallic element. एक्सेप्शन है अपवाद, NH4 पर प्लस आयन, ये है 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। कैटायन मेटल से बनते हैं। याद होगा आपको कि जितने भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब क्यों होते हैं इसमें चर्चा हुई थी पिछली बार कि जो गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? इजी, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, उसमें से इजी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इसलिए क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है। तो ये बनाया गया कि जो कैटायन यानी धन आयन होते हैं, किसमें जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें वो मेटल से होते हैं, और ये जो होता है, जो क्या होते हैं, जो माइनस वाला होते हैं वो नॉन मेटल वाले होते हैं। बात समझ में आया? एक्सेप्शन में अमोनियम का लिखा गया है, दोनों नॉन मेटल्स है। तो एक तो एक्सेप्शन है नॉन मेटल। एक चीज ये देखिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? लैक्टिक्स बना लेते हैं, जालक बना लेते हैं। लैक्टिक्स यानी कि जालक बना लेते हैं। तो लैक्टिक्स यानी जालक का मतलब, उसमें देखो ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है।
ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहे, ये पहला वाला कौन ये है, तो अगर यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, तो इसके चार तो क्या आ जाएगा, ऋण बन जाएगा। क्या हो गया ये, ठीक है, क्या समथिंग जैसे देखिए जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें जो क्या होता है, धन आयन के चारों तरफ ऋण आयन। जैसे मान लो एक तो बनाया गया पहले ऐसे, एक तो बना दिया, ये सब मान लो अगर हम धन आयन बनाए हैं, यहाँ पे मान लो क्या हो गया, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, चलो ठीक है। फिर हम इसको और दूसरा को बनाते हैं, धन आयन के चारों तरफ ऋण आयन, ठीक है। तो जितने माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ऐसे कर दिया गया, ऐसे, ठीक है। फिर इसके और ऐसे किया जाए, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे, ये देखो। बात समझ में आया। ये क्या है, लैटिक्स है, जालक कहेंगे, लैटिक्स यानी कि जालक, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि धन के चारों तरफ ऋण और ऋण के चारों तरफ धन, धन के चारों तरफ ऋण और ऋण के चारों तरफ धन। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है। तो इन्हीं के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल वाला है, ये ऐसे ठोस अवस्था जो संरचना पाई जाती है, इसी को क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल। क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें जो आयंस होते हैं वह इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि धन के चारों तरफ ऋण और ऋण के चारों तरफ धन, और वो भी जालक, क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझते हैं, त्रिविमी, त्रिविमी, त्रिविमी का मतलब समझते हैं, त्रिविमी का मतलब जैसे मान लो गणित में पढ़ोगे, एक तो x अक्ष पढ़ोगे, y अक्ष पढ़ोगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं। अब देखो ये तो 2 बीमा हो गया, क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। अब इसमें हम z अक्ष बना दें, क्या बना दें, z एक्सिस बना दें, यानी कि तो 3 बीमा हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसी को त्रिविमी कहते हैं मैथ के हिसाब से। बात समझ में आ गया। तो x, y और z, बात समझ में आया। और ये जो तीनों जो तल होते हैं उस प्रकार से जाते हैं, सबके बीच में 90 अंश का कोण आता है। बात समझ में आया। तो इसको कहते हैं त्रिविमी। तो क्या हो गया, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें धन आयन और ऋण आयन त्रिविमी यानी 3 डायमेंशनल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि धन के चारों तरफ ऋण और ऋण के चारों तरफ धन। बात समझ में आया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स। लैटिक्स मतलब होता है, सीधी शब्द कहोगे तो जालक होता है, जालक समझते हो, तो उसी को कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था रहती है तो उसको क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। एक चीज ये देखो, जैसे हम लोग बताए थे कि क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन बनते हैं। जैसे ये देखो Cl पर, Cl है ये गैस, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन एक निकलता है, नहीं इलेक्ट्रॉन आया नहीं, ठीक है। Cl पर माइनस ऐसे G, इसका जो वैल्यू है यह है 348.7 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और ये देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको लिखिए, ये है
495.8 किलो जूल पर मोल। लैक्टिक फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl -788 किलो जूल पर मोल। लिखिए इसको। -788 किलो जूल पर मोल। ठीक है। थोड़ा ये समझना तो लिखिए सब। यहां देखो, जैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड जो पढ़ रहे थे, बना रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया। भाई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। भाई एक त्यागेगा देगा तभी तो दूसरा लेगा। बात समझ में आया? तो भाई देखिए, तो यहाँ पे जब था दूसरे लाइन पे देखेंगे Na ऐसे Na+E, मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकला है। क्या निकला है? एक इलेक्ट्रॉन निकला है। Na दिखा दिया Na+ और E, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। बात समझ में आया? जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम त्यागता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? 495.8 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आया? यानी एक मोल क्या हो गया? एक मोल Na से क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ऊर्जा क्या होगा? निकलेगा। थोड़ा ध्यान देना। ऐसे कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है, मतलब क्या है? प्लस है। कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है, मतलब क्या है? प्लस है। तो ये इतना ऊर्जा क्या होगा? निकला। एक्सोथर्मिक निकलना माने एक्सोथर्मिक। अगर ग्रहण करता तो इंडोथर्मिक। इंडो माने अंदर, बाहर से अंदर की ओर एनर्जी आई, तो यहाँ क्या हो गया? ऊर्जा निकला है। ऊर्जा क्या हो गया? निकला है। और ये देखो, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण कर रहा है। इससे मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, क्लोराइड आयन बना, क्लोराइड आयन। तो यहाँ देखो ये माइनस दिख रहा है, मतलब क्या होगा? -348.7 किलो जूल। क्या हो गया? ये माइनस है, यानी ऊर्जा ये ग्रहण करेगा। ऊर्जा क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। तो ये इंडोथर्मिक है और यह एक्सोथर्मिक। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा रिलीज होती है, इस क्रिया के दौरान ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ देखो, इसको हम प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे, इतना ऊर्जा प्लस सम करेंगे तो 147.1 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बच रही है प्लस पर। तो यही ऊर्जा क्या करती है? उस लैटिस को, क्रिस्टल लैटिस को बांधे रखने में महत्वपूर्ण रोल देती है। पास में देखो निकाल लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी, ये 700 माइनस में दिया है, इतना ऊर्जा क्या होगी? खर्च हुई है। माइनस का मतलब खर्च हुआ है ना, माइनस का मतलब खर्च हुआ है। अगर हमको खत्म करना तो उतना ऊर्जा देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा क्या करता है? उसके लैटिस को बांधे रखता है। यह क्या करता है? उसके जो आयंस होते हैं उसको बांधे रखता है। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, कौन आयनिक कंपाउंड होते हैं? क्या होते हैं? ब्रिटिल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठोस होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः अधिक होता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ऐसे ये हो जाता है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह तुम देखो MgCl2 का देख सकते हो।
ये क्या कर सकते हैं कि ये देखो ये MgCl2 है, क्या है ये MgCl2। अब ये क्या होगा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रक्चर, तो ये Mg इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक Mg का कितना होता है, ठीक है। तो इसका लिखोगे 282 बात समझ में आया। तो इसके पहले सीक्वेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है यानी 70, इसका लिखोगे 287 बात समझ में आया। फिर वही ध्यान देने वाली बात, भाई हम लोगों ने पढ़ा कि कोई परमाणु दूसरे परमाणु से इसीलिए तो जुड़ता है क्योंकि उसका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब देखो यहाँ ऑक्टेट पूरा होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ ऑक्टेट पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बाहर से 1-2 इलेक्ट्रॉन तो मान लो साझा कर सकता, लेकिन क्या 6-6 इलेक्ट्रॉन साझा कर पाएगा, नहीं, 6-6 इलेक्ट्रॉन साझा करना संभव नहीं है। और इसके लिए क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। बात समझ में आया। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन है, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन है। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। बात समझ में आया। ऐसे तो बनाया हो गया, ऐसे बीच में ये हो जाता है, इधर Cl है इधर Cl है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक तो इसका बना दो, एक इसका बना दो, ये इसको दे देता है और ये इसको दे देता है। तो ये Mg पे +2 हो जाता है, Cl पे माइनस हो जाता है। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके बाहरी कोष पे दूर था, ये दे दिया तो ये वाला आ गया, आउटर सेल हो गया। तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो और ये क्या करता है, एग्जांपल अगर और लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे तुम लिख सकते हो ऐसे, AlIF लिथियम क्लोराइड, ये हो गया। LiBr, AlII लिथियम आयोडाइड, ठीक है। NaF सोडियम क्लोराइड और NaBr, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। लिख लो AlIF, LiCl, LiBr, LiI, NaF और NaBr, सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। हो गया, सब लिख लिए, ठीक है। इसका बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, फिगर बनाना और बनाना ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो लैटिक्स है तुम्हारी किताब में बुक पे दिया हुआ है, ऐसे 3 डायमेंशनल है। इसको बना के यानी कि प्लस के आगे प्लस की चारों तरफ माइनस और माइनस की चारों तरफ प्लस बुक पे दिया है। एक आध बार बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। एक आध बार बनाओगे, जैसे लगेगा गलत कोई बात नहीं है, उसको 2-4 बार बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये चालक के रूप में रखे। अब इसी में एक और चीज थोड़ा सा लिख लो, ये है लैटिक्स एंथैल्पी, LATTICE लैटिक्स एंथैल्पी।
लैटिस एंथैल्पी। कौन एंथैल्पी? लैटिस एंथैल्पी। अगर एंथैल्पी की बात आती है तो ऊर्जा है, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा है, एनर्जी है। बात है लैटिक्स, लैटिक्स हम पढ़े थे जालक को, लैटिक्स यानी कि क्या पढ़े थे हम लोग? जालक को। जालक का बताया गया था, हम लोग पढ़े थे क्या होता है, ऐसे सॉलिड संरचना होती है, ठोस संरचना होती है, इसपे क्या होता है, आयन धन आयन के चारों तरफ ऋण आयन और ऋण आयन के चारों तरफ धन आयन, इस प्रकार से 3 डायमेंशनल व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि लैटिस क्या है? ठोस अवस्था। लैटिस क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला एक क्या है, इकाई है कह सकते हैं उसका। बात समझ में आया? अब देखो हम लोग यही पढ़े कि क्या हो गया, यह लैटिक्स है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कौन स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। धन आयन के चारों तरफ ऋण आयन, धन आयन के चारों तरफ क्या हो गया, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, और क्या धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, ऐसे। या और आसान समझने की कोशिश को तो ऐसे हम बना सकते हैं, NaCl, ठीक है, और Na, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे कर दोगे ऐसे तो Cl है और ये Cl है, इसके चार तक करोगे तो Na हो जाएगा, यहाँ पे भी करोगे तो Na, यहाँ पे हो गया Cl, ये हो गया क्या, Cl, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा Cl। ये देखो ये दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है, Cl पे माइनस होता है, Cl पे माइनस, ऐसे कर दिया जाए, Cl पे माइनस है, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस, बोलते रहो तो पता चलता है। अब ठीक है, ये 2 प्लेन एक्स वाई प्लेन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। Na के पीछे भी एक है और उसके आगे भी है। बात समझ आया? हम कल्पना करें तो वो यही चीज है, ये जो चित्र दिखाने की कोशिश हो रही है, और 3 डायमेंशन का मतलब यही, ये तो पूरा दिख रहा है, इसके पीछे भी एक Na है और इसके आगे भी एक NH है, Na है। बात समझ आया? तो इसी को लैटिक्स यानी कि क्या कहते हैं, लैटिक्स कहते हैं, जालक कहते हैं। अब बात आई लैटिस एंथैल्पी की, लैटिक्स एंथैल्पी की, तो इसका मतलब होता है ऊर्जा की वह मात्रा, किसकी वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जिसे एक मोल लैटिक्स में देने पर उसके जितने भी आयन है वह सब एक दूसरे के अधिकतम दूरी पे चले जाए। यानी कि पहले क्या है, ठोस अवस्था में है, लैटिस क्या है, ठोस अवस्था में है, ये सब क्या हो जाए, आपस में गैस अवस्था में बदल जाए और एक दूसरे से अधिकतम ऊर्जा अनंत डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए, यानी कि फिर आपस में आकर जुड़े न। बात समझ आया? तो उसी को लैटिक्स एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ आया? तो फिर अगर देखा जाए तो ऊर्जा की वह मात्रा, किसकी वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 मोल क्रिस्टल को, मतलब आयनिक क्रिस्टल रहेगा, 1 मोल क्रिस्टल लैटिक्स को देने पर उसके जो आयन्स है एक दूसरे से अनंत दूरी पे गैसियस अवस्था में एक दूसरे दूर हो जाए, अलग हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, लैटिक्स एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आ गया? फिर वही बात लिख लो, तो यहां लिख लो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate one mole of a solid SOLID solid, ठीक है, आयनिक compound into gaseous constituent ion, gaseous constituent
लिखा आपने, लिखा क्या एनर्जी रिक्वायर्ड, ऊर्जा की मात्रा, रिक्वायर्ड बने आवश्यक, टू कंप्लीटली सेपरेट, सेपरेट बने अलग करना, सेपरेट बने अलग करना, किसको अलग करना, किसमें से, फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ठोस वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक कंपाउंड को इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट बने घटक। बात समझ में आया? तो यहाँ घटक का मतलब क्या होगा, हमने NaCl की बात करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया, ये क्या हमने लिखे हैं, लैटिक्स एंथैल्पी। क्या लिखा है, लैटिक्स एंथैल्पी। क्लियर हो गया कि ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी एक मोल विद्युत संयोजी यौगिक को देने पर उसके आयन पूर्णतः क्या हो, गैसियस अवस्था में बदल जाए, सब एक दूसरे से अलग हो जाए, अनंत डिस्टेंस पे पहुंच जाए, उसी को क्या कहते हैं, लैटिक्स एंथैल्पी कहते हैं। और समझने की बात है, तो अब देखना परिभाषा क्लियर, यहाँ पे लैटिक्स एंथैल्पी क्लियर हो गया। अब ये देखो जैसे कहा गया है NaCl वैद्युत संयोजी यौगिक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसका लैटिक्स एंथैल्पी कितना दिया है, 788 किलो जूल पर मोल। क्या लिखा गया है, 788 किलो जूल, मोल पे माइनस 1 का मतलब प्रति पढ़ते हो उसको पर मोल हो गया, तो इतना है। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है, अगर कहा जाए उस परिभाषा से समझे तो क्या होगा, अगर 1 मोल हम NaCl लिए है, क्या लिए है, 1 मोल NaCl वो भी कौन, क्रिस्टल के रूप में, किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में लिए हैं, और उसको हम क्या करते हैं, 788 किलो जूल ऊर्जा देते हैं। कितना देते हैं, 788 किलो जूल ऊर्जा देते हैं। तो ये पूरा क्या होगा, Na और Cl गैसियस रूप में बदल जाएगा, पूरा का पूरा। बात समझ में है? और मान तो परीक्षा में दिया तो लिखेंगे इट मीन्स, या लिखेंगे क्या हो गया, लैटिक्स एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल होता है। इट मीन्स इफ वी प्रोवाइड 788 किलो जूल एनर्जी आप 1 मोल NaCl, 1 मोल को हम देते हैं, 1 मोल NaCl को देते हैं, तो Na और Cl पूर्णतः गैसियस अवस्था में बदल जाएंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया? अब ये चीजें, अब ये देखो, अगर कहा जाए कि एंथैल्पी ये 788 है, किसी का मान लो 1000 हो, किसी का हो 1200 हो, तो इसका मतलब जिसकी एंथैल्पी अधिक है उसको अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या करने के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को, घटक को अलग अलग करने के लिए और अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। और जिसका कम है उसका कम ऊर्जा देने को आयन के रूप में गैसियस स्टेट में बदल जाए। बात समझ में आया? एक और भी चीज है, इसका उल्टा समझ सकते हैं। उल्टा समझने का मतलब, अगर उसको ऊर्जा देना पड़ रहा है, यानी कि उसके निर्माण में उतनी ऊर्जा रिलीज हुई थी, तभी ना उतना ऊर्जा देने पर टूट रही है। भाई अगर क्या हमारा तो कहीं से कोई कर्जा लिया, 500 रुपया कर्जा लिया, आज कमाना शुरू किया, ठीक है, तो क्या 100 रुपया मान लो कमाया, तो 100 5 दिन जब कमाएंगे तब ना कर्जा देकर पूरा करेंगे, तो जीरो स्थिति में आएंगे, माइनस का मतलब कर्जे में। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से उतनी ऊर्जा क्या होगी, जब वो बनी होगी तो उतना रिलीज हुई, तभी तो उतना देने को टूट रही है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से क्या हो गया, लैटिक्स एंथैल्पी हम लोगों ने समझा। किसी कोई दिक्कत? लैटिक्स एंथैल्पी, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ये जरा ऐसे लिख लो, ये जरा लिखो लैटिक्स एंथैल्पी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, CHARG, चार्ज ऑफ आयन, इज प्रोपोर्शनल टू है 1/साइज ऑफ आयंस।
एक और एक बात लिखो, एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, गलनांक इज प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट लैक्टिक एनर्जी। लैक्टिक एनर्जी को चाहे लैक्टिक एंथैल्पी कह सकते हो। अब ये देखो क्या हो गया, तुम्हारे पास चीजें निकल के आई, लैक्टिक एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। पहले वाले लाइन में समझ लिख लिए। अब यानी कि क्या हो गया, अगर हम कहें कि क्या है, ए पर +1 है, ए पर +2 है और ए पर +3 है, यानी 3 जो आयन है, एक पे 1 प्लस है, एक पे 2 प्लस है, एक पे 3 प्लस है। तो अगर हम क्या करें, केवल यही कंडीशन हो तो हम लैक्टिक एंथैल्पी चार्ज ऑफ आयन यानी सबसे अधिक लैक्टिक एंथैल्पी किसपे होगी, ए पर +3 वाले में, जिसपे जितना अधिक चार्ज, जिसपे जितना अधिक चार्ज उतना अधिक लैक्टिक एंथैल्पी। बात समझ में आया। अगर कंपैरिजन करने के लिए आए, कंपैरिजन करने के लिए आए तो चार्ज ऑफ आयन की वजह से याद होगा, शुरुआत में हमने जो आयन सारा दिए थे वो आपको याद होना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, नहीं तो मान लो देख के आप जा ही नहीं पाएंगे। उसका +1 है कि +2 है। बात समझ में आया। तो इसलिए जो पहले शुरुआत में दिएगा उसको याद करिएगा, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक और चीज लिखा गया है, क्या ये लिखा गया है, लैक्टिक एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, साइज ऑफ एटम। तो जिसका क्या होगा, फॉरवर्ड छोटा रहेगा, उसका ज्यादा और यूनिवर्सली है, देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, उल्टा। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका लैक्टिक एंथैल्पी अधिक होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका लैक्टिक एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है कैसे कम होगा, नीचे है। और ये लिखा गया मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक है, तो जिसका लिखा गया हाईएस्ट लैक्टिक एनर्जी रहेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक रहेगा। और जिसका क्या होगा, लैक्टिक एनर्जी जो कि कम होगी, लैक्टिक एनर्जी को चाहे एंथैल्पी को, दोनों ऊर्जा है, दोनों क्या एनर्जी है, लैक्टिक एंथैल्पी या लैक्टिक एनर्जी। बात समझ में आया। तो एंथैल्पी का होगा टर्मिनोलॉजी विज्ञान का हो जाता है, एनर्जी का होगा तो जनरल लैंग्वेज हो जाएगा। बात समझ में आया। तो जिसका जितना अधिक क्या होगा, लैक्टिक एनर्जी रहेगी, उतना ही अधिक क्या होगा, उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर देगा तो क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, लिखो which show highest lactic energy। कौन इसमें क्या करता, हाईएस्ट लैक्टिक एनर्जी शो कर रहा है। क्वेश्चन है विच शो हाईएस्ट लैक्टिक एनर्जी, ये है RBF, एक विकल्प है, नंबर 2 है ये CSF, नंबर 3 यानी C है NAF, और नंबर 4 यानी C के बाद D आएगा, ये है KF। अब ये देखो थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। जैसे हम लोग पहले पढ़े लैक्टिक एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। तो अगर देखोगे तो अगर इन सबों का नहीं याद है, तुमको फ्लोरीन का याद है, फ्लोरीन का -1 होता है, तो अगर इसका -1 है तो इसका +1 होगा। ये पहले विकल्प है तो +1, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, सब पे +1 है। ठीक है। तो अब जो पहला कंडीशन था हम लोग पास लैक्टिक क्लियर करने का, ये क्या है, चार्ज ऑफ आयन। तो चार्ज ऑफ आयन पे सभी पे चार्ज क्या होता है, एक बराबर है, तो ये वाला काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा वाला कैसे लगेगा, तो लगेगा साइज ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम कैसे क्लियर करोगे, पीरियोडिक टेबल, याद हो हाइड्रोजन वाला, देखो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है,
ऊपर से नीचे आने पे किसी ग्रुप के ऊपर से नीचे जाने पे तो एटम का साइज ऑफ बढ़ता है और नीचे से ऊपर आते घटता जाता है। तो जो सब हुआ है साइज ऑफ एटम, तो जिसमें सबसे छोटा वाला होगा वो क्या होगा, उसका सबसे अधिक होगा। तो इसी क्रम में अरेंज कर दो, बढ़ते हुए क्रम में जो एंथैल्पी को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कर दो, किस क्रम में होगा लिख दो। सबसे छोटा वाला पहले, उसके बाद से कर लोगे कि नहीं हो जाएगा। और नहीं याद होगा तो आप पीरियोडिक टेबल की सहायता लेना। जो क्या है, रुबिडियम है, सीरियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, तो उसका है नेपाल पाकिस्तान राष्ट्रीय सब भिखारी भाई वो तो नाइट्रोजन वाला है। हाँ, हेलिन आने की तरफ से फरियाद, हेलिन आने की तरफ से फरियाद, तो नाने हाँ होता है। हाँ सबसे वो वाला है, सबसे अधिक वाला है आपका होगा। हाँ उसके बाद फ्लोरिड वाला होगा, उसके बाद रब से फरियाद, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम लोग उसका हो जाएगा। आप हम लोग उसको दिए सर को प्रिंट करने के लिए दे देंगे, तुम लोग रख लोगे, आसान हो जाएगा इसका, ठीक है। एक चीज, एक और क्वेश्चन लिखो, राइट वन क्वेश्चन अगेन लिखो। Which of the following substates have highest melting point? Has लिखना, has highest melting point. Highest melting point. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें सबसे अधिक गलनांक किसका होगा? विच ऑफ द, इसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। भाई देखो क्या है, हम लोग चले आगे बढ़े। ये देखो हम लोग का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट लैटिक्स नहीं चाहिए, हाईएस्ट क्या चाहिए, लैटिक्स नहीं चाहिए। और हाईएस्ट लैटिक एनर्जी के लिए हम लोग को इन्हीं दो में कंपेयर करना है। जिसका चार्ज ऑफ आयन अधिक होगा उसको एंथैल्पी होगा, और जिसका चार्ज ऑफ साइज ऑफ आयंस कम होगा उसका अधिक होगा। यही ना पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, NaCl और KCl, NaCl और KCl, ये सब -1 वाले हैं। ये सब क्या है, ये यहाँ -1 है, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, तो +1 होगा, ये +1 होगा। तो ये दोनों खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, कम है। देखो हम लैटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, तो इन दोनों पे एक एक है, इन दोनों पे एक एक है, तो ये दोनों खत्म हो गए। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन पे -2 होता है, ऑक्सीजन पे -2, तो -2 या +2, ठीक है। और ये -2 और ये +2, अब इन्हीं दोनों में कोई होगा, अब इन्हीं दोनों में कोई होगा। तो आयन तो वाला हम लोग समझ, अब साइज ऑफ एटम कंपेयर करेंगे। अब साइज ऑफ एटम जो छोटा होगा उसी का अधिक होगा, ठीक है। जो छोटा होगा उसी की लैटिक एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। पहले वाले का, हाँ पहले वाले का होगा, तो पहले वाले का होगा ना आसानी से, कोई दिक्कत क्या है। ये भिखमंगे का सर बड़ा ना, हाँ भिखमंगे का सर बड़ा, ये पहले है उसके बाद ये है, ये सबसे ऊपर है उसके नीचे है, तो इसका साइज छोटा है। तो छोटा हो तो क्या होगा, लैटिक एनर्जी अधिक होगी, लैटिक एनर्जी अधिक होगी तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। नहीं समझ में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये फार्मूला याद करो, बाकी और हम लोग काटेंगे।